बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जुमा 3 मई है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की। 799 रोज़ आज मुकम्मल हो जाएंगे और अब जबकि तकरीबन 800 रोज़ मुकम्मल होने को हैं इस जंग को, तो मरिया ज़खरोवा जो रशिया की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है, उनकी जानिब से बहुत इंपॉर्टेंट बयान सामने आया। मरिया ज़खरोवा ने कहा कि वो दिन भी दूर नहीं कि जब ओडेसा भी आज़ाद होगा। चले फाइनली जो अंदाज़ा हमारा डे फर्स्ट से था कि रशिया यूक्रेन को एक लैंडलॉक्ड कंट्री बनाएगा, रशिया का ऑपरेशन एटलीस्ट ओडेसा तक जाना चाहिए, तो उस बात को तो मरिया ज़खरोवा ने कंफर्म कर दिया। लेकिन इतना आसान अब नहीं होगा। गुज़िश्ता 6-8 महीने का टाइम बहुत इजी था, मैदान खाली था और अमेरिका के अंदर यूक्रेन की मदद इमदाद भी फंसी हुई थी। अब रशिया के लिए इतना आसान नहीं होगा एक बड़ी जंग में जाए बगैर ओडेसा को कंट्रोल करना, क्योंकि इस बयान पर जिस तरह का रद्द अमल सामने आया है यूक्रेन का और यूक्रेन के इत्तेहादियों का, वो भी आपके सामने रखूंगा। अब ऐसा नहीं है कि रशिया आगे नहीं बढ़ा। ये जो 4-6 महीने थे इनको रशिया ने भी कैश किया है। ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर कैश किया है, सदर्न यूक्रेन की साइड पर भी अब स्ट्राइक्स तो रिपोर्ट हुई सदर्न यूक्रेन की साइड पर, ओडेसा वाली साइड जो है, लेकिन ईस्टर्न यूक्रेन की साइड पर रशिया की फौजें आगे बढ़ी। डेली बेसिस पर एक विलेज, हालांकि 4-6 महीने एक एक विलेज को कंट्रोल करने में रशिया ने 4-6 महीने तक लड़ाई की, आपको मालूम है। लेकिन अब ये आपको स्टेटमेंट नजर आ रही होगी डेली बेसिस पर। ये स्टेटमेंट जो है वो रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की जाती है कि एक और विलेज को हमने कंट्रोल कर लिया, एक और विलेज को हमने कंट्रोल कर लिया। और अब ये चेसिव यार बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है ईस्टर्न यूक्रेन का, वहां तक रशिया की फौजें पहुंच चुकी हैं। खार्किव के करीब पहुंच चुकी हैं रशिया की फौजें। और आने वाले दिनों में, ये यूक्रेन के आर्मी चीफ ने कहा कि आने वाले दिनों में, और हो सकता है कि 9 मई से पहले रशिया के अंदर विक्ट्री डे परेड होती है, वहां पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बहुत इंपॉर्टेंट खिताब करते हैं, तो वहां पर उस खिताब के दौरान कोई बड़ी विक्ट्री होना जरूरी है रशिया के पास। तो यूक्रेन के आर्मी चीफ ने कहा कि चेसिव यार को रशिया कंट्रोल करने की कोशिश करेगा 9 मई से पहले। और रशिया की फौजें जो हैं वो आगे की जानिब भी बढ़ रही हैं और रशिया की स्ट्राइक्स भी डेली बेसिस पर रशिया की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हो रही हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि अप्रैल के महीने में 300 ड्रोन हमले, 300 मिसाइल हमले और 3200 के करीब जो बॉम्ब्स हैं वो रशिया ने यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर बरसाए हैं। उसके बाद वही मदद इमदाद वाला रोना, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रोया, क्योंकि यूक्रेन के पूरे यूक्रेन के जो डिफरेंट रीजन्स हैं वहाँ पर ओवरऑल अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो दिमित्रो कुलेबा जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि 50% जो यूक्रेन का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुका है रशिया की स्ट्राइक्स की वजह से। और अभी भी रशिया की स्ट्राइक्स जारी हैं। ये गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये जो वीडियो आपको नजर आ रही है, ना सिर्फ खार्किव बल्कि ओडेसा को भी रशिया ने टारगेट किया। अब ये 2 मई की वीडियो है। 2 मई को रशिया ने ओडेसा को एक मरतबा फिर से टारगेट किया था और 2 मई को ओडेसा को टारगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी था। 2 मई की तारीख अगर यूक्रेन और रशिया जंग के तनाज़ुर में बात करें तो 2 मई की तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो दिन था कि 2014 में 2 मई 2014 की तारीख थी। अब यूक्रेन के सदर हुआ करते थे विक्टर यानुकोविच। इसकी तारीख आपको मालूम है, मैं मुतअद्दिद वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूं। बहरहाल यहाँ पर यूक्रेन के अंदर प्रो रशियंस और प्रो यूरोपियन यूनियन जो लोग हैं उनके दरमियान एक लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। इनके दरमियान बहुत ज़्यादा बदमज़गी इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि इन्होंने एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो विक्टर यानुकोविच था, जिसका झुकाव रशिया की जानिब था, उसको इन्होंने कुर्सी से उतार कर भगा दिया था और पार्लियामेंट के ऊपर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद रशिया ने क्राइमिया को कंट्रोल कर लिया था। जाहिर है रशिया आज भी यही कहता है कि एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट जिसको इलेक्ट किया था इन्हीं इलाके के लोगों ने, जो इलाके अब रशिया कंट्रोल कर चुका है। यहाँ पर आपको मालूम है कि एथनिक रशियन ज़्यादा रहते हैं, तो इन इलाके के लोगों ने जो विक्टर यानुकोविच है उसको वोट दिए थे और उसको सदर मुंतखब किया था। और उसने अगर रशिया के साथ कोई डील साइन की और यूरोपियन यूनियन के साथ जो मुआहिदा साइन किया जा रहा था उसको कैंसिल किया, तो फिर ये जो नाज़ीज़ हैं यूक्रेन के अंदर, इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा और नेटो की मदद से इन्होंने यूक्रेन के अंदर इतनी ज़्यादा बदमज़गी
दहशतमज़गी क्रिएट की थी कि इन्होंने विक्टर यानुकोविच को कुर्सी से उतार दिया था। अब ये मुजाहिरे यहाँ पर रुके नहीं थे, बल्कि 2 मई 2014 को इन्होंने ओडेसा के अंदर इतनी ज़्यादा लड़ाई रिपोर्ट हुई थी कि एक ट्रेड यूनियन के ऑफिस पर जो ये नाटसीज हैं, इन्होंने नेटो की मदद से एक ट्रेड यूनियन के ऑफिस पर धावा बोल दिया था और यहाँ पर जिंदा जला दिया था लोगों को ओडेसा के अंदर। और ये वाकया जो है इसको मनाया जाता है हर साल रशिया के अंदर। और इस मौके पर जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री की तर्जमान है मरिया ज़खरोवा, उन्होंने ये बयान जारी किया कि वो दिन भी दूर नहीं कि जब ओडेसा भी आज़ाद होगा। और रशिया की फोर्सेस, उन्होंने कहा कि बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं और ओडेसा तक भी रशिया पहुंचेगा। इस बात को मरिया ज़खरोवा ने कंफर्म कर दिया। अब ओडेसा, आपको याद होगा कि फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने यह बयान जारी किया था कि अगर रशिया की फ़ौजें ओडेसा या फिर कीव तक पहुंचने लगीं तो मैं अपनी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर उतार दूंगा। अब एंकर को इंटरव्यू दे रहे थे फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन, तो एंकर ने सवाल पूछ लिया कि आप ये बातें कर रहे थे कि ओडेसा तक या कीव तक अगर रशिया की फोर्सेस पहुंचती हैं तो मैं अपनी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर उतार दूंगा। तो अब जो बयान सामने आया मरिया ज़खरोवा का 2 मई को, तो उस बयान पर आप किस तरह से रद्द-ए-अमल का इजहार करेंगे? तो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ। 2 कंडीशंस हैं कि मैं अपनी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर उतार दूंगा। पहली कंडीशन तो ये है, फ्रांस के सदर ने कहा कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की मेरे से रिक्वेस्ट करें, दरख्वास्त करें रिटर्न में कि भाईजान हमें आपकी फ़ौजें चाहिए तो मैं फ़ौजें भेज दूंगा। खैर आपने बयान दे दिया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आने वाले 24 से 48 घंटों में आपको दरख्वास्त भी मौसूल हो जानी है। जिस बंदे को आपने ऑफ़र दी है वो कोई इस तरह की ऑफ़र ठुकराने वाला बंदा नहीं है। दूसरा जो फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि दूसरा ऑप्शन ये है कि रशिया की फ़ौजें फ्रंट लाइन्स को तोड़कर अगर आगे बढ़ती हैं, ओडेसा या कीव तक जाती हैं, तो फिर इस सूरत में भी मैं अपनी फ़ौजें यूक्रेन के अंदर उतार दूंगा। लेकिन फ्रांस के सदर अब ये समझते हैं कि अब रशिया फ्रंट लाइन्स को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि जो अमेरिका की मदद इमदाद का पैकेज था वो अप्रूव हो चुका है। अमेरिका ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी यूक्रेन को प्रोवाइड कर दिए हैं। टैकम्स, मैंने आपको बताया था, आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम, 300 किलोमीटर इनकी रेंज है। और इस हथियार को, इस मिसाइल को इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की जानिब से रशिया को टफ टाइम दिया जा रहा है। ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है ये अटैकम्स का अटैक था जिसमें 100 से ज़्यादा, ये बताया जा रहा है कि रशिया के जो फौजी हैं वो एक ही हमले में 100 से ज़्यादा फौजी मारे गए हैं। और ये ट्रेनिंग कैंप था बेसिकली फ्रंट लाइन्स के ऊपर, टॉनियस के ऊपर। यहाँ पर ये अटैकम्स का हमला रिपोर्ट हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा फौजी मारे गए हैं। और डेली बेसिस पर क्राइमिया के ऊपर भी ये अटैकम्स के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं और लुहांस्क रीजन के अंदर भी ये अटैकम्स के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने खबरदार कर रखा है यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को कि आपने क्राइमिया से आगे नहीं जाना, यानी कि हमारे जो मिसाइल्स हैं, जो अटैकम्स हैं, उनको आपने रशिया की टेरिटरी में इस्तेमाल नहीं करना। बाकी आपको खुली छूट है कि अपने बॉर्डर्स के अंदर इंक्लूडिंग क्राइमिया आप हमारे जो मिसाइल्स हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यूके की जानिब से खुली छूट है। जो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो कीव पहुंचे थे, यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। और यहाँ पर इस मौके पर इन्होंने, जो यूके के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को कि खुली छूट है, हमारा जो मिसाइल है, हमारा जो असलहा है, अब यूके का स्टॉर्म शैडो मिसाइल है, उसकी भी अच्छी खासी रेंज है। तो यूके के फॉरेन सेक्रेटरी ने कहा कि हमारी तरफ से खुली छूट है, आप बॉर्डर्स के परे यानी कि डीप इनसाइड रशिया भी, रशिया के बॉर्डरिंग रीजन्स पर भी हमारे असलहे को इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेरिका की तरह हम आप पर पाबंदी आयद नहीं करेंगे। तो इस तरह के ऐलानात और इस तरह की जो स्ट्राइक्स रिपोर्ट हो रही हैं। और अब तो F-16 लड़ाका तैयारा फाइनली 1 साल से ज़्यादा हो गया कि यूक्रेन के पायलट्स इस तैयारे पर ट्रेनिंग ले रहे थे। और अब ये खबर सामने आई है, यूक्रेन की एयरफोर्स ने ही अनाउंस किया है कि ईस्टर के बाद जो F-16 है वो हमें मिल जाएंगे और यूक्रेन की फ़िज़ाओं में F-16 की जो घन गरज है वो रशिया को सुनाई देगी। अब ईस्टर, मैं आपको बता दूं, ईस्टर संडे परसों है, 5 मई को ईस्टर है। 5 मई के बाद अब देखें कितना बाद होगा। लेकिन मई के महीने में, ये स्टार्ट से कहा जा रहा था कि मई के महीने में यूक्रेन को F-16 लड़ाका तैयारे भी मिल जाएंगे, स्टॉर्म शैडो मिसाइल भी यूक्रेन के पास है, अटैकम्स भी यूक्रेन के पास है।
اور اب امریکہ کی مدد امداد بھی یوکرین کے لیے اناؤنس ہو چکی ہے۔ تو اب رشیا کے لیے اوڈیسا تک اگر رشیا نے پہنچنا ہے تو وہاں پر فرانس کے فوجیوں سے بھی رشیا کی فورسز کا ٹاکرا ہو سکتا ہے، آمنا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کے لیے اتنا آسان بھی نہیں ہوگا اپنی فوجوں کو، چاہے درخواست بھی موصول ہو جائے لیکن فرانس کے فوجی یوکرین کے اندر اتریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرانس ایک نیٹو ملک ہے اور نیٹو کی اجازت کے بغیر، جو آج کل فرانس کے صدر بھی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں نیٹو کی غلامی سے، امریکہ کی غلامی سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، تو ابھی آپ جو ہے وہ اس غلامی سے باہر نہیں نکلے، تو آپ انڈیویجولی اپنے فوجی اگر یوکرین کے اندر اتاریں گے تو وہ نیٹو کا فوجی ہے، آپ کا فوجی نہیں ہے، اور رشیا پھر نیٹو کو کنسیڈر کرے گا اس جنگ کے اندر، اس لیے آپ کے دادا کی اجازت نہیں ملے گی آپ کو کہ آپ انڈیویجولی بھی اپنے ٹروپس یوکرین کے اندر اتار دیں۔ بہتر یہی ہے کہ جو سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک پیس سمٹ کی تیاریاں یوکرین کی جانب سے کی جا رہی ہیں، مئی کے مہینے میں، اسی مہینے کے دوران یہ پیس سمٹ سوئٹزرلینڈ کے اندر ہونا ہے، جس کو لے کر یوکرین کے صدر بہت زیادہ متحرک نظر آ رہے ہیں اور پوری دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز کو انکلوڈنگ انڈیا، پوری دنیا کے ڈیفرنٹ کنٹریز کے لیڈرز کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس پیس سمٹ کے اندر موجود ہوں، جس پیس سمٹ کے اندر رشیا کو مدعو نہیں کیا گیا۔ چائنا بھی اس پیس سمٹ کے اندر موجود نہیں ہوگا، لیکن ایسٹر کے موقع پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چائنا کے صدر شی جن پنگ کا دورہ یورپ ہے، فرانس، ہنگری اور جو سربیا ہے وہاں پر جائیں گے چائنا کے صدر شی جن پنگ، تو یہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے فرانس کے لیے بھی اور ہنگری اور سربیا کے لیے بھی۔ ہنگری بہت زیادہ انوالو ہے، نیٹو کا ممبر ہے، تو ہنگری کے وکٹر اوربان کو بھی چاہیے کہ وہ چائنا کے صدر شی جن پنگ کی منت ترلا کر کے انہیں بات چیت کے ٹیبل پر بٹھانے کے لیے قائل کریں رشیا کے صدر ولادیمیر پوتن کو، اور بات چیت کے ٹیبل پر یہ جنگ بند ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ یہ جنگ ایک بڑی جنگ میں کنورٹ ہو۔ جس طرح کے فیصلے، جس طرح کے اعلانات اور جس طرح کی میدانی جنگ کی سچویشن ہے، تو یہ سچویشن جو ہے یا بات چیت کے ٹیبل پر حل ہوگی یا پھر ایک بڑی جنگ ہی اس تنازع کو حل کر سکتی ہے، جو کہ یورپ افورڈ نہیں کرتا۔ رشیا تو افورڈ کرتا ہے لیکن یورپ ایک بڑی جنگ کو افورڈ نہیں کرتا۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔